हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और ये मेरी कहानी है। ये कहानी है मेरी जिंदगी की, या फिर आप कह सकते हैं शायद मेरी आने वाली मौत की। साल 2022 और महीना है अप्रैल। इस समय लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपना बैग पैक करके काम से निकल ही रहा हूँ कि तभी मेरी बीवी अर्चना ने मुझसे कहा, आदित्य, अब तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते है ना? जब देखो अपने काम से बाहर चले जाते हो और कभी मुझे अपने साथ भी नहीं ले जाते। मैंने हंसते हुए कहा, बाबू, ये क्या बचकानी बातें कर रही हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो, है ना? अर्चना कहती। हाँ, इसीलिए मुझे हमेशा छोड़ के चले जाते है ना? मुझसे कितना प्यार करते हो। माय फुट, जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। मैंने अर्चना को एक गुड बाय किस दी और गाड़ी को रास्ते पे निकाल दिया। मैंने मुड़ के देखा तो अर्चना मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, पर उसमें भी बहुत प्यार छुपा हुआ था। पर तभी अचानक मैंने देखा अर्चना को उल्टी जैसी लगी और वो भाग के घर के अंदर घुस जाती है। मेरी और अर्चना की अरेंज मैरिज हुई थी और हम दोनों ने एक दूसरे को लॉकडाउन के दौरान ही पसंद किया था। अर्चना हमारे दिल्ली के पड़ोसी शर्मा जी के रिश्ते में है। शर्मा आंटी को जब पता चला कि मेरा परिवार मेरे लिए एक लड़की ढूंढ रहा है तो उन्होंने तुरंत माँ को अर्चना की फोटो दिखाई। मुझे पता नहीं पर कैसे लगभग एक हफ्ते में ही सब कुछ फाइनल हो चुका। मुझे भी अर्चना बहुत पसंद आई थी और उसे भी मैं। लोग शायद सच ही कहते हैं, रिश्ते आसमान में बनते हैं। इसीलिए तो मेरी और अर्चना के रिश्ते की बात चलने के एक हफ्ते के अंदर ही सब कुछ तय हो गया था। पेशे से मैं एक राइटर हूँ और मैं पुणे में रह के अपना काम किया करता। मेरा पुणे में रहने का कारण था वो घर। मेरा घर बिल्कुल पहाड़ की गोद में बना हुआ था और ये मेरे ही एक दोस्त के पापा का बंगला था। दिल्ली में एक बार जब मैं अपने दोस्त से मिलने गया और जब बातों बातों में मेरे लिखने की बात उठी तो मैंने उसे कहा, यार क्या बताऊं तुझे, लिखने के लिए माहौल लगता है, थोड़ी शांति लगती है। तू तो जानता ही मेरा तो 2 BHK का घर है और इसमें हम 5 लोग रहते हैं। कहाँ से क्रिएटिव राइटिंग कर पाऊंगा यार? मेरे दोस्त अनमोल ने कहा, यार तेरी बात सही तो है, पर देख अभी तक तूने सिर्फ एक ही बुक पब्लिश की है ना? और अगर तू राइटिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है तो तुझे अपने काम पे और ध्यान देना होगा, वरना फिर मेरी बात सुन, किसी अच्छे से कॉल सेंटर में जॉब शुरू कर। सुना है वहाँ सैलरी भी अच्छी मिलती है और ग्रोथ भी काफी अच्छी और जल्दी हो जाती है। मैंने कहा, नहीं यार, बनूंगा तो मैं राइटर ही। वैसे अब मैंने अपने आप को और 2 साल दिए हैं। अगर इस बीच एक अच्छी स्टोरी बना सकूं तो ठीक है, वरना तेरा सुझाव मंजूर है। अनमोल बोला, वैसे सुन, अगर तुझे अच्छा एम्बियंस चाहिए और शांति चाहिए तो क्या तू हमारे पुणे वाले बंगले में रहेगा? वैसे भी वहाँ कोई नहीं रहता और पापा भी बोल रहे थे कि अगर कोई मिल जाए वहाँ रहने के लिए तो घर की देखभाल भी हो जाएगी। हम सब दोस्त लगभग 2014 में एक बार अनमोल के इस पुणे वाले बंगले में जा चुके हैं और उस वक्त मुझे इस जगह से प्यार हो गया। तो मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल किया और उनसे पुणे जाके रहने वाली बात की। पापा को यह बात मंजूर थी और मैं अगले 1 महीने के अंदर पुणे शिफ्ट हो चुका था। मैं पुणे के इस घर में साल 2018 से लेके 2022 के जनवरी तक रहा हूँ और इस बीच मैंने 4 बेस्ट सेलर किताबें भी लिखी। मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत शोहरत कमाई, पर आज मैं ये सब कुछ छोड़ के ऊटी के करीब
कोटागिरी नामक एक छोटे से गांव में एक गुमनामी की जिंदगी जी रहा हूं। बहरहाल, अब बात करते हैं कि मैं पुणे के इस बंगलो से कोटागिरी में कैसे और क्यों शिफ्ट हुआ। ये कहानी शुरू होती है नवंबर में। जैसा मैंने कहा, मेरी और अर्चना के बीच बस कुछ दिन की बातों के बाद ही हमने एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कह दी थी। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई 23 नवंबर 2021 को, और हम शादी के तुरंत अगले दिन ही पुणे आ जाते हैं। सच कहूं तो हमारा घर जिस जगह पे था, ये खुद ही एक हिल स्टेशन जैसा था। तो अगले 1 महीने तक तो अर्चना ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर दिसंबर के एंड तक उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। मेरी आने वाली किताब की लॉन्च मुंबई में थी, तो मैंने और अर्चना ने ये तय किया कि किताब के लॉन्च की ठीक बाद हम मुंबई से नॉर्थ ईस्ट घूमने जाएंगे। जनवरी 6, 2022 को हमने मुंबई से शिलोंग की फ्लाइट पकड़ी। कुछ दिन शिलोंग में बिता के हमें हमारे ड्राइवर ने कहा कि अगर हमें मेघालय सच में देखना है तो हमें सिटीज में नहीं, गांव में जाके रहना चाहिए। हम अगले 2 दिन बाद ही शिलोंग से 21 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में थे। इस जगह पे ना ही मोबाइल का टावर सही से आता और ना ही बिजली। दिन में कुछ नहीं तो 12 से 14 घंटे बिजली नहीं रहती थी। मगर इस जगह की खूबसूरती मैं आपको बयां नहीं कर सकता। ये गांव जैसे एक वैली में था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़। यहाँ की हवा सच कहूं तो इतनी ताजी थी कि जैसे शहरों का और फैक्ट्रियों का प्रदूषण अभी तक यहाँ पहुंच नहीं सका। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे और हम उठ के घर के बाहर आ गए। हम जिनके घर रह रहे थे, उस चाचा ने हमें चाय ला के दी और फिर वो वापस घर के बाहर खड़े हुए 2 लोगों से बातें कर रही। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए अर्चना से, अब तो खुश होना तुम, आखिरकार हम इतनी खूबसूरत जगह पे जो आ गए, है ना? अर्चना ने कहा। आई लव यू सो मच राइटर साहब। जैसी रोमांटिक आपकी कहानियां होती है, उससे कई ज्यादा आपका अंदाज है। हम दोनों हंसने लगे और तभी मैंने कहा, ये चाचा इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं और ये लोग बार बार हमें क्यों देख के बातें कर रहे हैं? अर्चना ने कहा, जब चाचा आएंगे तुम्हें उनसे पूछ लेना। अगले 5 मिनट तक चाचा वही खड़े होके बातें कर रहे थे और हम दोनों भी अपनी बातें कर रहे थे। फिर चाचा हमारी तरफ चल के आते हैं तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है ना? वो बोले, सब ठीक तो है बेटा, मतलब क्या कहूँ तुम्हें, सच कहूँ तो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मगर पिछले कुछ दिनों से गांव के 3 लोग गायब हो गए और इन तीनों लोगों की लाश नदी के किनारे पाई गई है। और तो और बेटा, सबसे अजीब बात यह है कि इन तीनों लोगों के शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। पूरे शरीर से खून गायब था, जैसे कि किसी ने ये खून पी लिया। मैंने तभी कहा, चाचा ये जरूर किसी जानवर का हमला होगा, है ना? अगर आप कहे तो हम जंगल में अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना? चाचा बोले, नहीं बेटा, ये जानवर का काम नहीं है, ये उसी शैतान का काम है। हाँ, ये उसी शैतान का काम है बेटा, वो शैतान लौट के आया है, ये उसी का काम है। मैं और अर्चना हम दोनों चाचा की इस बात को कुछ समझ नहीं सके और अर्चना ने पूछ ही लिया, किस शैतान की बात कर रहे हैं चाचा, आप क्या बोल रहे हैं? चाचा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो फिर सुनो, ये कहानी है आजादी के पहले की।
लगभग 1920 से 1930 के बीच। हमारे ही गांव में एक लड़का था, गोविंद, और वो लगभग 15 साल का था। एक दिन अचानक ये लड़का गायब हो गया और जब पूछताछ की गई तो पता चला ये किसी बंजारों के साथ देखा गया था 1-2 गांव दूर। सबने ये मान लिया कि ये लड़का इन बंजारों के साथ चला गया है और धीरे धीरे सारा गांव गोविंद के बारे में भूल जाता है। पर गोविंद वापस आता है लगभग 15 साल बाद। पूरा गांव गोविंद के वापस आने पे बहुत खुश हुआ और सबसे ज्यादा खुश हुआ गोविंद का बूढ़ा बाप। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि धीरे धीरे गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी और जब लगभग 5 लोग एक ही हालत में नदी के किनारे पाए गए तो सबको गोविंद पे शक हुआ। सारे लोग जो मारे गए थे उनकी लाशें भी नदी के पास पाई गई थी और उनके भी शरीर से सारा खून गायब था। गोविंद से छुप के गांव के कुछ बड़ों ने एक सभा बुलाई और सबने गोविंद के पिता से ये बात पूछी। गोविंद के पिता ने भी कहा कि उन्हें भी लगता है कि इन सब के पीछे उनके ही बेटे का हाथ है, क्योंकि वो रात के अंधेरे में पता नहीं कहां चला जाता है। एक योजना बनाई गई कि कैसे गोविंद को पकड़ा जाए और इसके लिए एक और बहादुर लड़के को चारा बना के गोविंद के लिए जंगल के बीच भेज दिया गया। गोविंद हर रात की तरह इस रात भी बाहर निकलता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर है। जंगल के अंदर गांव के और कई सारे लोग छुपे हुए थे, पर गोविंद पता नहीं कैसे सबकी नजर बचाते हुए गायब हो जाता है। जंगल के एक कोने से उस लड़के की चीखने की आवाज आई और जब सब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा गोविंद इस लड़के के ऊपर बैठ के उसके सीने से इसका सारा खून पी रहा है। गोविंद के अंदर 10 लोगों की ताकत आई, पर गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसे काबू में किया और रस्सी से बांध दिया। रातों रात सभी गांव वालों ने यह तय किया कि गोविंद को जिंदा जला दिया जाएगा, पर जब उसे आग लगाई गई तो गोविंद जल ही नहीं रहा। गोविंद को आखिरकार दफनाया गया और दफन होते हुए वो कह रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब मेरे अंदर के इस शैतान का काम है। मुझे मार भी दोगे तो ये शैतान नहीं मरेगा, ये आएगा, ये वापस आएगा, ये जरूर वापस आएगा। इस तरह गांव वालों ने उस शैतान को मार तो दिया, मगर फिर से शायद वो वापस आ गया। मैंने और अर्चना ने जब ये बात सुनी तो यकीनन हमें ये लगा कि ये जरूर कोई सीरियल किलर का काम है जो कि इस गांव में घूम रहा है, और ना ही कोई खून पीने वाला वैम्पायर। चाचा ने हम दोनों से कहा कि अच्छा होगा अगर हम आज दिन रहते रहते यहाँ से चले जाए, क्योंकि इस वक्त गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं और अर्चना कमरे के अंदर आ जाते हैं और फिर हमने बात की। अर्चना, मुझे लगता है कि हमारा सच में यहाँ रहना ठीक नहीं होगा और हमें दिन रहते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। अर्चना ने कहा, आदित्य बेबी, तुम्हें लगता है ये कोई शैतान है या फिर कोई? उसकी बात काटते हुए मैंने कहा, नहीं बेबी, शैतान नहीं, सीरियल किलर। गांव का चक्कर है और हम यहाँ किसी को जानते नहीं। इससे पहले कि हम पे कोई मुसीबत आए हमें शिलोंग चले जाना चाहिए। मैंने अर्चना से सामान पैक करने के लिए कहा और खुद बाहर एक टैक्सी या गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए चला जाऊं। मुझे वापस आने में लगभग शाम के 4 बज गए और मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिली जो हमें शिलोंग ले जाए।
एक टैक्सी वाले ने मुझे वादा किया कि वो ठीक अगले दिन सुबह 5 बजे हमें पिक करने हमारे घर आ जाएगा। मैं जब घर में घुसा तो मैंने देखा कि अर्चना बेड पे सोई हुई है और उसे बहुत तेज बुखार है। मैंने अर्चना के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अचानक क्या हो गया था? उसने जवाब दिया, पता नहीं, मैं चाचा की लड़की के साथ आगे जंगल में गई थी कुछ अच्छे फोटो लेने के लिए, पर फिर मेरी तबीयत खराब लगने लगी और मैं वापस आ गई। मैंने अर्चना को बताया कि कल सुबह हमें टैक्सी पिक करने आएगी और ये कि हमें बस आज की रात यहाँ घर में बितानी है। सच कहूँ तो रात को अगर हम घर में ही रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरह की कोई खतरे की या डरने की बात है। मैंने अर्चना को हमारे फर्स्ट एड बॉक्स से एक पैरासीटामोल दे दी और बाहर कुछ रात का खाने का इंतजाम करने के लिए चला गया। बाहर आके मैं सीधा गांव के एक छोटे से होटल में गया और उनको रात के खाने का ऑर्डर दिया। मैं जब चलते हुए घर की तरफ आ रहा था तो अचानक कुछ लोगों को चिल्लाने की मुझे आवाज आई। मैंने आगे आके देखा तो कई लोग इकट्ठा होके हमारे ही घर की तरफ जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, आप लोग क्या शंभू चाचा के घर की तरफ जा रहे हैं? एक आदमी ने मुझे वापस देखा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो सामने जाके चिल्लाने लगा, शंभू, ओ शंभू, जल्दी बाहर आओ, जिनिया कहाँ है? जिनिया घर में है क्या? चाचा बाहर आ गए। नहीं तो जिनिया तो बाहर गई है कहीं। वो सब लोग चाचा को अपने साथ खींचते हुए ले गए और जब वो सब वापस आते हैं तो मैंने देखा चाचा अपने सर को पटक पटक के रो रहे हैं। मुझे पता चला कि चाचा की बेटी जिनिया की लाश नदी के पास वैसी ही अवस्था में पाई गई। मैं घर के अंदर ये बात जब अर्चना को कहने गया तो मैंने देखा वो कमरे में नहीं। मैंने उसको आवाज लगाई तो जवाब मिला वो बाथरूम में। अर्चना के बेड के पास पड़ी चेयर पर मैं हताश होकर बैठ जाता और बस ये सोच रहा था कि इतनी प्यारी लड़की के साथ ये क्या हो गया और ये कि अगर गांव वालों को ये पता चले कि वो अर्चना के साथ जंगल में फोटो खींचने गई थी और ये कि अर्चना की तबीयत खराब होने के कारण वो वापस आ गई और फिर जिनिया के साथ ये हादसा हुआ है, ये बात गांव वालों को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ये बात पे कैसी प्रतिक्रिया करें। मैं बस ये सोच ही रहा था कि अर्चना के बेड पर मेरा ध्यान गया और वहां मुझे उसकी तकिए पे खून लगा हुआ दिखता है। अर्चना बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा उसके कपड़ों पर भी थोड़ा खून लगा हुआ। मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने देखा अर्चना मेरे सामने आके बेहोश हो गई। मैंने तुरंत उसे बेड पे लेटा दिया तो मुझे देख न ही उसके कपड़ों पर बल्कि उसके हाथों के पंजों पर भी खून लगा हुआ। मैं तुरंत उसके बाथरूम में गया और मैंने देखा वहां बाथरूम में भी खून भरा हुआ था। अब मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और हाँ, बेशक एक चीज साफ लग रही थी कि जिनिया की मौत के पीछे किसी तरह से अर्चना भी जुड़ी हुई है। कमरे के दरवाजे को बंद करके मैंने अर्चना को होश में लिया और उसे अच्छे से नहला के उसके ऊपर लगे हुए सारे खून के दाग मैंने मिटा दिए। मैंने अर्चना को फिर से लेटा दिया और बाहर गया तो देखा आगे चौराहे पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। मुझे वहां जाके पता चला कि जिस जगह जिनिया की लाश बरामद हुई है ठीक वहीं पे एक बहुत ही पुरानी और सड़ी गली लाश भी मिली है।
गांव के सब लोग बोल रहे थे कि ये उसी लड़के गोविंद की लाश है जिसे आज से 80-90 साल पहले दफनाया गया था, और ये कि उसी ने जिनिया को मारा। अब मुझे सच कहूं तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। जंगल में जिनिया की लाश मिली है जिसे कि पूरा खून गायब। उसके पास ही मिली है एक बहुत ही पुरानी लाश जो कि लोग गोविंद की बता रहे हैं। और तो और मेरी बीवी अर्चना के कपड़ों पे और शरीर पे पूरा खून लगा हुआ था। रात बीत गई और किसी तरह सुबह होती है। यहाँ जिनिया के अंतिम संस्कार का काम चल ही रहा था कि हमारी गाड़ी आ गई और मैंने चाचा के हाथ में 10,000 रुपए रखे, उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा और हम गाड़ी में बैठ के शिलांग निकल गए। हम जब पुणे पहुंचे तो उसके ठीक 5 दिन बाद ही हमारे घर के इलाके में ठीक हूबहू वैसी ही मौत होती है जैसे कि मेघालय के उस गांव में हो रही थी। और इसके ठीक 9 दिन बाद एक और बिल्कुल वैसी ही लाश बरामद हुई। हर बार मुझे अर्चना सुबह सुबह घर के बाहर खून में सनी हुई मिला करती थी, पर अगले दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो रात भर कहाँ थी या फिर उसके पूरे कपड़े या शरीर पर खून कैसे लगा। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि जिनिया या फिर ये दोनों थे। हर बार अर्चना का वही होना और उसके शरीर, मुंह और कपड़ों पे खून का लगा रहना, ये सब बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि इन खून के पीछे अर्चना का ही हाथ है। अर्चना और अपने घर वालों को समझा के मैंने ये तय किया कि हमें किसी ऐसी गुमनाम जगह पे जाकर रहना चाहिए जहां लोग हमें जानते नहीं और अर्चना का इस तरह से खून करने पे भी पर्दा डाला जा सके। अगले 3 दिनों के अंदर हम कोटागिरी शिफ्ट हो गए और अब बस हर बार जब अर्चना कोई शिकार करने वाली हो तो मैं बाहर किसी काम के बहाने से चला जाता हूँ और फिर उसका पीछा करके उसे सही सलामत घर लेके आता हूँ। मेरा काम होता है उसके और उसके कपड़ों पर से सारे खून के दाग हटाना ताकि अगले दिन उसे ये भनक भी न हो कि रात में क्या हुआ। अर्चना जिस दिन शिकार करने वाली होती है उसे सुबह से बुखार आ जाता है और उल्टियां भी होती है, तो ऐसे मुझे पता चल जाता है कि आज वो शिकार करने वाली है। कहानी की शुरुआत में जैसा मैंने कहा, आज वो फिर शिकार करने वाली है और मैं अपनी गाड़ी को घर से थोड़ी दूर आके पार्क कर देता हूँ और बस इंतजार कर रहा हूँ उसके शिकार पे निकलने का। अभी तक उसने लगभग 7 लोगों को इस शहर में मार दिया है और शायद अब हमें कोटागिरी भी छोड़ के किसी और दूसरी जगह पे जाना होगा ताकि किसी भी तरह से इन सारी मौतों के साथ अर्चना को ना जोड़ा जाए। सच कहूं तो एक डर मुझे ये भी रहता है कि अगर किसी दिन वो मुझे ही अपना शिकार बना दे तो क्या। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि अर्चना के अंदर उस शैतान की आत्मा कैसे आ गई और कैसे वो एक वैम्पायर में तब्दील हो गई। उस दिन जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिनिया और अर्चना के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्न। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे करें। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानी और कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी
अपना ध्यान रखें।